लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एक्सरेज, क्या पढ़ी थी? एक्सरेज क्या पढ़ी थी? हमने देखा एक्सरे बनती कैसे, हमने क्या देखा, जो एक्सरे का प्रोडक्शन है क्या वो रिवर्स प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? बेसिकली इलेक्ट्रॉन गन लगाई, गन इलेक्ट्रॉन निकला, क्या निकला? एक्सेलरेट किया, क्या हमने एक मटेरियल पर डाला और उस मटेरियल से क्या फोटोन निकले इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज, इन द फॉर्म ऑफ, हमको पता है। पर वो मटेरियल कोई एरागेरा मटेरियल नहीं था, क्या खास कुछ प्रॉपर्टीज थी? क्या उसका थर्मल कंडक्टिविटी बड़ी होनी चाहिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बड़ी होनी चाहिए, अरे याद है सबको, और हाई एटॉमिक नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बेसिकली उसमें मिलता है हमको, क्या क्लियर है बात? अच्छा, फिर हमने ग्राफ देखे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे और कौन सा वाला, कॉन्टिन्यूस एक्सरे। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स में हमको सीन आए थे, क्या याद है? लैम्डा मिनिमम वाला ग्राफ देखा, फिर मॉसले का नियम देखा, किसका देखा? कि जो लैम्डा आ रही है केमिस्ट्री में भी है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट वगैरह है ना आपको यार केमिस्ट्री में, वही तो है। अच्छा, मॉसले का नियम देखा, नियम से ये बोलता है कि जो भी लैम्डा आ रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं फ्रीक्वेंसी निकालूं, क्या निकालूं, और उसका अगर अंडर रूट कर दूं और ग्राफ बना दूं z के साथ एटॉमिक नंबर के साथ, तो लाइन कैसी आती है? स्ट्रेट लाइन। कैसी आती है? स्ट्रेट लाइन। क्या ये बात क्लियर है? और इक्वेशन थी अंडर रूट f इज इक्वल टू a z माइनस b, a z माइनस b, और a एंड b क्या है? मॉसलेस कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू भी निकाल के दी थी, और उसका जो एक्सप्लेनेशन आया था वो आया था एक्सरे से। कहां से आया था? एक्सरे से। आज हम शिफ्ट कर गए हैं बिल्कुल ही न्यूक्लियस पे। किस पे? न्यूक्लियस पे। किस पे कर गए हैं? न्यूक्लियस पे। या फिर इसको बोलते हैं न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? एक होगा तो न्यूक्लियस, बहुत सारे होंगे तो क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे? आवाज आनी चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाई। अगर बहुत सारे तो न्यूक्लियाई, एक होगा तो न्यूक्लियस। अच्छा ठीक है, बहुत मजा आया। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फील करो डिस्कवरी कहां, क्या हमने इसके डिस्कवरी के बारे में थोड़ी चर्चा की है, नहीं की है? सोचो, ध्यान से सोचो, की है नहीं की है? अल्फा पार्टिकल पे जंप करो। किस पे? अल्फा पार्टिकल। क्या थिन गोल्ड फाइल पे गिरा है तो क्या 10 लाख में एक या 10,000 में एक क्या बिल्कुल वापस आ गया? तो क्या प्लस चार्ज बहुत डेंस जगह पे है, क्या वो सेंटर पे है? उसको क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस। किस, क्या नाम दिया गया? यानी रदरफोर्ड ने हमको न्यूक्लियस के बारे में बताया। किसने बताया? तुम्हें आया नहीं आया? किसके बारे में बताया? न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में? एटम के बारे में किसने बताया? डाल्टन ने। किसने बताया? डाल्टन ने। अच्छा ठीक है, बहुत खूब, बहुत मजा आया। बात करते हैं थोड़ी सी, मान लो ये प्लस, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? और क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा होता है? आओ थोड़ी बातें करते हैं पूरी, मतलब आप ऐसा मानो कि ऐसा कैलकुलेशन है इसमें। कैसी है? मतलब आपको आना चाहिए, एक कहानी टाइप पढ़नी है हमने, जो कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है, बस सहायता देना, ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हें पढ़ा रहे हो। ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, और ये क्या है? न्यूक्लियस। क्या है ये? अच्छा, न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अरे पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते? इन्हीं को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? अच्छा सर, बहुत खूब। और ये है इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? अगर मैं इनके मास की बात करूं, अगर मैं इनके, तो आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट बराबर होता है। कैसा होता है? ऑलमोस्ट बराबर। वैल्यू होती है क्या? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्या है, सबको याद है? क्या सबको याद है? नहीं? अच्छा, क्या चार्ज भी सबको पता है? प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये बताने की जरूरत है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है, जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है, क्या वो बहुत बहुत बड़ा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से? अरे बड़ा है नहीं, ध्यान से देखो तो 1800 कुछ टाइम्स बड़ा है, 1837 टाइम्स बड़ा है, बहुत बड़ा है। कैसा है? बहुत बड़ा है। अच्छा सर, बहुत खूब। अब थोड़ी बात करते हैं इसके रेडियस की। किसकी बात करते हैं? इसके रेडियस की। अब ध्यान सुनो, ये क्या इलेक्ट्रॉन, ये क्या न्यूक्लियस। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, ये मिलकर क्या बनाता है? एटम। क्या बनाता है? एटम। क्या बनाता है? और एटम का जो रेडियस है वो देखा गया है 10⁻⁻⁻10 मीटर। कितना? 10⁻⁻। अच्छा, बहुत बड़ा है, बहुत छोटा? बहुत छोटा है। कैसा है? ध्यान से देखो, 1 एंगस्ट्रॉम है। कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम। अरे है नहीं है? वैसे ही हमने न्यूक्लियस का भी देखा। किसका देखा? ये एटम और ये न्यूक्लियस। ये आया 10⁻⁻15 मीटर। कितना आया? क्या इससे बड़ा है, छोटा है? छोटा है। कैसा है? ध्यान से देखो तो ये 0 है और ये 15 है, तो 5 0, क्या 1 लाख का फर्क है? तो 1 लाख गुना छोटा है। कितना? और ये बात तो हम कर चुके हैं ना यार, कि अगर मैं बहुत बड़ा सा हॉल ले लूं और पेन की सुई रख दूं बीच में, दैट इज योर न्यूक्लियस, दैट इज योर। बहुत छोटा है। कैसा है? अच्छा सर, बहुत छोटा है। पर ये आया कहां से? देखो, स्टाइल मारने के लिए मैं आपको बता सकता हूं, पर इसमें कोई लॉजिक, मतलब आपको यही जानना है, टेंशन लेने की कोई बात है। याद करो, क्या हमने एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस पढ़ाया था? क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ाई थी मैंने आपको, अल्फा पार्टिकल्स का। ये सब वहीं से आया है, इसकी कैलकुलेशन सारी वहीं से आती है, टेंशन लेने की कोई बात है। अच्छा, जो आपको जानने की जरूरत है वो जानने की जरूरत है। ये ध्यान सुनो, एटम है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स,
और यहाँ पे Z और यहाँ पे A। केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, ध्यान से रखना, ठीक है। XZA, कहती बात क्लियर। इस Z को क्या बोलते हैं मेरे को बताओ? एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं इसको? बोलते जाना, ऐसे ग्रेड वाली बात मत करना। इस A को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं इसको? 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 अच्छा, क्या मास नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है? मेरी बात, क्या मास नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है? फ्रैक्शन में हो सकता है? नॉट इन फ्रैक्शन, नॉट इन। तो यार हम क्लोरीन का पढ़ते हैं 35.5, बड़ों का पढ़ते हैं, वो क्या चीज है? वो क्या चीज है? दैट इज योर एटॉमिक मास, दैट इज योर अरे वो तो आइसोटोप्स का एवरेज है। वो क्या है? आइसोटोप्स का। पर ये मास नंबर कभी भी किसमें? कभी भी फ्रैक्शन में कभी नहीं होता फ्रैक्शन में। मान लो मैं कार्बन ले लूं 612, एक कार्बन ले लूं 614, तो 612 और 614 फर्क है क्या? इसमें 2 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा, क्या एक्स्ट्रा है? नहीं, अरे है ना यार। तो उनका एवरेज लिया जाता है, अबंडेंस देखी जाती है कि ये अच्छा ये 30% मिल रहा है, अच्छा ये वाला 70%, उसका एवरेज लेते हैं। वो फ्रैक्शन में हो सकता है, पर मास नंबर फ्रैक्शन में। क्या क्लियर है बात? अच्छा सर, फील कर। अगर मैं ऐसे लिखता हूं, ध्यान सुनना, A माइनस Z, क्या लिखता हूं? अच्छा, बेसिकली एटॉमिक नंबर क्या? एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या है? सिंपल, नंबर ऑफ। अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया बाबा। अच्छा, अगर एटम न्यूट्रल है तो क्या वही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है? सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स है। अगर एटम न्यूट्रल है, एटम कैसा है? तो जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अगर क्या है? न्यूट्रल है तो। अब फील कर, ये है मास नंबर। मास नंबर बेसिकली बताता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। कितना? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब सुन ध्यान से, अगर मैं A माइनस Z करूं, क्या करूं? मतलब मैं न्यूक्लियॉन में से क्या प्रोटॉन घटा रहा हूं? तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या? प्रोटॉन्स पर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन घटा दिए, पीछे क्या बचे? तो इसका मतलब क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या ये बात तुम्हें चमक रही है? नहीं चमक रही है? अरे हाँ ना तो बोल, पक्का आ रहा नहीं आ रहा है? अब फील कर, एक बात बता, इनका मास बहुत ज्यादा बहुत कम, बहुत ज्यादा बहुत कम, बहुत ज्यादा बहुत कम, तो इसके लिए नई यूनिट बना दी। क्या बना दी? उसको हम बोलते हैं AMU। क्या बोलते हैं? दैट इज योर एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिक मास यूनिट। अरे सब पढ़ा है तुमने ये, इसमें से ऐसी एक भी बात नहीं है जो मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाई हो। ये सब बातें पढ़ी हैं तुमने। अरे पढ़ी है, नहीं पढ़ी है? रसायन में। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अरे मैं बता रहा हूँ, इसमें मेरा रोल बहुत कम है, जो मैं बता दूंगा एक बार, बस आपने खुद ही स्टडी करनी है, पढ़नी है इसको। पर क्या ये बात क्लियर है? पक्का? ये थोड़ी बातें समझ आई? ठीक है, बिल्कुल। अच्छा सर, अब बात करते हैं AMU की। व्हाट इज AMU? आपको पता चल गया कि, क्योंकि देखो हमने नई यूनिट क्यों बनाई? क्योंकि इनका मास बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, बहुत कम है, तो केजी में नापने का कोई सेंस बनता, तो हमने बना दिया AMU, यानी 1 AMU। अच्छा, अब बात करते हैं AMU की। AMU कुछ भी नहीं है, हमने क्या कर दिया, एक एटम ले लिया कार्बन 612 का। कितने का? कार्बन 612 का 1 एटम लिया हमने, 1 एटम ऑफ कार्बन 612, और डिवाइड कर दिया 12 से। बोला कुछ? डिवाइड कर दिया 12 से। किससे कर दिया डिवाइड? अब सुन, कार्बन 612, कार्बन क्या 6 प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन और। अच्छा, अगर मैं इसका मास करूं, क्या लूं? मास लूं, मास ऑफ 1 एटम। तो अब ऐसे लिख सकते हैं 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन बटे 12। तो ध्यान से देख, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो बराबर है ना यार, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं 12 मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय 12 कटा कटा, यानी 1 AMU किसके बराबर आ गया? मास ऑफ प्रोटॉन। और इसी को हम बोलते हैं 1.6 × 10⁻⁻27 kg। तुम्हें आया ही नहीं? अरे आया नहीं आया? फील आया नहीं आया? सिंपल। अरे आया? पक्का? अच्छा, अगर मैं बोलूं, ये तो मैंने बोला 1 एटम में कितना मास है, मास इन 1 एटम। क्या बोला? ये तो मास इन 1 एटम है ना यार। अगर मैं बोलूं मास इन 1 मोल, मैं क्या पूछता हूं? मास इन 1 मोल, क्या हम बता सकते हैं कितना आएगा? ओरल बोल सकता है? अबे 1 मोल चाहिए तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना यार। अबे करेंगे नहीं करेंगे? तो ध्यान से देख, 1.6 × 10⁻⁻27 इंटू एवोगाड्रो नंबर क्या 6.023 इंटू 10⁻⁻ क्या 23। ध्यान से देख, 27 और 23 क्या -4। अच्छा, कोई एग्जांपल लेके कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ हीलियम, हीलियम की बात करता हूँ, किसकी? आपको फील अच्छा आएगा। हीलियम क्या 2-4, हीलियम क्या 2-4। अगर मैं बोलता हूँ
मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम, मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम। तो क्या मैं बोलूंगा सीधे, क्या 4 AMU, क्योंकि 2 ही प्रोटॉन है और 2 ही क्या है न्यूट्रॉन, तो 4 AMU बोल दिया। अब मैंने बोला मास ऑफ 1 मोल हीलियम, मास ऑफ 1 मोल, तो क्या करेंगे ध्यान सुनो, 4 AMU तो लिखेंगे 4 इंटू AMU इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो ध्यान से देख, ये 27 और ये 23, क्या यहां पे बचा -4, ध्यान से देख ये वैल्यू आएगी 4 ग्राम। कितनी आएगी? तो यानी 1 मोल हीलियम में कितना मास है? 4 ग्राम। कितना? अरे यार तुम्हें डायरेक्ट भी पता है 4 AMU 4 ग्राम। अरे सीखा है नहीं सीखा है, हमने केमिस्ट्री में सीखा है ना यार, वो तो चीज बता रहा हूँ। क्या फील आया? क्या इसमें अगर 1 मोल में पूछे तो बता सकते हो, क्या 1 एटम में पूछो तब भी बता सकते हो? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, या किसी को दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, इतनी बातें हम सीख गए, 1 AMU की बात भी हमने सीखी। अब हमने देखा क्या न्यूक्लियस का, तो हमको शेप बताओ, क्या बताओ? तो शेप कैसी मानते हैं न्यूक्लियस की हम? ट्रायंगल, सर्कुलर, स्फेरिकल, कैसी मानते हैं न्यूक्लियस की शेप? कैसी मानते हैं हम? यार रुलाओ मत यार, तुम्हारे केमिस्ट्री वाले सर को फोन कर देना मैंने। कैसी मानते हैं शेप? स्फेरिकल। कैसी होती है? ऐसे मानते नहीं मानते? मानते हैं ना? मान लो ये न्यूक्लियस, क्या ये कैसे मानते नहीं मानते? मान लो ये इसका रेडियस R, रेडियस इसका R, तो इस R की जो वैल्यू दी है वो वैल्यू है, याद रखनी है आपने, बड़ा वाला R ले ले। इस R की जो रेडियस है वो है R0 A की पावर 1/3, और ये इसको ऐसे लिखा जाता है 1.1 इंटू 10⁻⁻15 A की पावर 1/3। इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ वेयर A इज द मास नंबर और एटॉमिक मास, वेयर इज द मास नंबर, A इज द, अबे तुम्हें आया नहीं आया क्या? क्लियर? अरे इसकी डेरिवेशन भी करा सकता हूँ, पर आपके दूर दूर तक आपके कोर्स की कोई बात वो लेना देना ही नहीं है, तभी नहीं करा, नहीं तो स्टाइल मारने के लिए आ जाती है, कोई बड़ी बात इसमें। अच्छा ठीक है, ये आपकी किसकी, ये बात आ गई किसका? साइज, साइज ऑफ न्यूक्लियस। क्या आ गया ये आपका? याद रखना, बथेरे फॉर्म, मतलब बथेरे क्वेश्चन आते हैं यार। बोल देंगे हीलियम का न्यूक्लियस का साइज है फलाना, अब बताओ उसका कितना है, लिथियम का कितना है, तो रेशो मार देनी। क्या मार देनी है? सिंपल, बथेरे सवाल आएंगे। क्या कर, मैं नहीं कराऊंगा इतने आसान सवाल। क्या क्लियर है बात? पक्का। अच्छा अब हमको क्या मिल गया? रेडियस। क्या मिल गया? अब दूसरा पूछते हैं डेंसिटी। क्या पूछते हैं? तो वो भी देख ले। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताना? मास पर यूनिट, मास पर यूनिट है। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई। तो डेंसिटी दे मास अपॉन वॉल्यूम, तो ध्यान से देख, मास को क्या लिख सकते, सुन, क्या A इंटू AMU, ये लिखेंगे मास को, और वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? 4/3 पाई R क्यूब। पर R की वैल्यू ध्यान से देखिए, वैल्यू पुट कर, तो क्या लिखेंगे? R0 का क्यूब के साथ में A। अबे तुझे आया ही नहीं यार, A से A कटा, और पहला सवाल यहीं से बनता है आपका इंपॉर्टेंट। सीधे पूछेंगे क्या डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड करती है? नहीं करती। अबे कट गया ना ये से। यानी डेंसिटी आप कोई भी उठा लो, आप एलिमेंट, ऑलमोस्ट कैसी होती है? बराबर। अरे यार ये तो A पे डिपेंड कर रहा है ना, और ये A पे डिपेंड, ये A पे डिपेंड। अबे R0 तो कांस्टेंट है, AMU की वैल्यू भी पता है, तो सबका ऑलमोस्ट सेम ही होता है, सबका ऑलमोस्ट। तो ध्यान से देख, डेंसिटी अगर मैं AMU की बात करूं, क्या 1.6 इंटू 10⁻⁻27 बटे 4/3 इंटू क्या 3.14, ध्यान से देख R0 की वैल्यू 1.3, तो क्या लिख सकता हूं? सुन ध्यान से, क्या 1.1 का 3 इंटू 10⁻45, -15 का 3, -45 ऊपर गया तो क्या 45, इस वैल्यू को सॉल्व करेगा ना, तो ध्यान से देख 45 और 27 क्या 18, इसको सॉल्व करेगा तो ये 17 पे आएगी वैल्यू। क्या आएगी? तो डेंसिटी अप्रॉक्स 10⁻7 kg पर मीटर क्यूब, 10⁻17 सॉरी, कितनी? ये मैंने पहले भी बताई है आपको, न्यूक्लियर की डेंसिटी 10⁻17 में आती है। एक बात बता, बहुत ज्यादा बहुत कम? बहुत ज्यादा बहुत कम? बहुत ज्यादा। 1 मीटर क्यूब पता कितना होता है? 1 मीटर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ऐसे कर लो, और 1 मीटर का क्यूब क्या इतना सा आ गया? 10⁻17 kg होगा उसके अंदर। तुम उठा पाओगे? उठा छोड़ो, हिला तो छोड़, तुम सोच नहीं पाओगे, इतना भारी होती है, इतनी भारी, इतना ज्यादा। मैंने पहले भी बताया था आपको, बहुत भारी है ये, कोई नॉर्मल भारी, काफी भारी है। कैसा है ये? क्या क्लियर है बात? पक्का? हमारे पास सारे बीमार बच्चे हैं। बहुत खूब, ठीक है, डेंसिटी पढ़ ली हमने।
हमने देख लिया बहुत ज्यादा होती है। कैसी होती है? बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, बहुत खूब, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब मैं थोड़ा सा लिखूंगा आपके सामने, आप देखना कि आपने बताना है। आपने वो पढ़ा आइसोटोन्स, आइसोबार्स, ये सब पढ़ा है आपने? चलो आ जाओ, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। मैं लिखता हूँ, ध्यान से देख, यहाँ पे देख, मैं लिखता हूँ कार्बन 612 कितना, मैं लिखता हूँ कार्बन 614 कितना, अरे हो सकता है ना आइसोटोप्स में। अच्छा, मैं लिखता हूँ कार्बन 614 और साथ में लिखता हूँ नाइट्रोजन 714। अरे हाँ ना तो बोल। यहाँ पे लिखता हूँ कार्बन 614 और यहाँ पे लिखता हूँ ऑक्सीजन 816। अरे हाँ ना तो बोल। ठीक है, बहुत खूब, बहुत मजा आया, वाह वाह। ध्यान से देख, ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएंगे? इनका जेड सेम है, ये सेम है? ध्यान से देख, क्या सेम है? व्हाट इज जेड? एटॉमिक, एटॉमिक, वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं? सेम जेड। डेफिनेशन लिख पाओगे? इनका क्या सेम है? बोल, कुछ सेम लग रहा है इनका? क्या क्या ये? क्या ये? आज तो बोल, बाकी सबको बोलना। आइसोबार्स। क्या ये? आइसोबार्स। इनका क्या सेम है? सेम ए। देख ले, इनका क्या सेम है? इनका कुछ सेम नहीं है। आइसोटोन्स। क्या है ये? अबे दिस माइनस दिस क्या 8, दिस माइनस दिस क्या 8, अबे 14 माइनस 6, ए माइनस जी और ए माइनस जी दोनों का सेम है ना यार। तो इनका क्या सेम है? ए माइनस जी, यानी ये आइसोटोन्स। क्या है ये? यानी इनका सेम क्या है? न्यूट्रॉन्स। क्या सेम है इनमें? क्या तू लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा? क्या क्लियर है बात? इसकी डेफिनेशन लिख पाओगे? सेम एटॉमिक नंबर मतलब। अच्छा, एक और बात, जो भी मैंने बता तो दिया आपको, जो भी हमारा एटॉमिक वेट होता है या एटॉमिक मास जिसको हम बोलते हैं, क्या वो इसके कारण फ्रैक्शन में आता है? आइसोटोप्स के कारण। किसके कारण? देख, फील कर, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। मान लिया 25% या 75%, तो क्या एवरेज मानना पड़ेगा? सिंपल, तभी परसेंटेज पॉइंट में आ सकता है। क्या क्लियर है? कोई ये बात समझ गए? क्या ये बात भी समझ गए? अच्छा सर, बहुत खूब, ठीक है, हमको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है हमको। ठीक है, हम सही दिशा में जा रहे हैं। अब थोड़ी स्टडी करते हैं न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियर फोर्स। अगर आप 11th में थोड़ा सा याद करो तो पहले ही स्टार्टिंग में फिजिकल वर्ल्ड में आपको पढ़ाया जाता है फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। क्या पढ़ाया जाता है? कितने प्रकार की फंडामेंटल फोर्सेज है? 4 प्रकार की। कितनी? पहली ग्रेविटेशन फोर्स, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और फोर्थ वीक न्यूक्लियर फोर्स। पर वो क्या न्यूक्लियर फोर्स थी, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या क्लियर? अगर मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की थोड़ी बात करूं तो आपको थोड़ा पता था, ऐसे ध्यान सुनना। मान लो ये न्यूक्लियस है, ये क्या हमारे पास? न्यूक्लियस। ध्यान सुनेंगे सारे। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन, प्रोटॉन, और क्या होता है? न्यूट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होता है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फील करें। न्यूट्रॉन तो क्या है? न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज, पर प्रोटॉन के पास प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन के पास माइनस। फील कर यार, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को कोई दिक्कत नहीं है, पर ये प्रोटॉन प्रोटॉन अगर ज्यादा हो गए तो क्या एक दूसरे को रिपेल करेंगे? तो क्या न्यूक्लियस को ऐसे खींचने की कोशिश करेंगे और फाड़ने की कोशिश भी करेंगे? नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। पर ऐसा होता, ऐसा देखा गया, ये इसी फॉर्म में क्या है बेटा? स्टेबल। ये क्या है? इसी फॉर्म में। ओ हो, ये इसी फॉर्म में क्या है? धीरे की कहानी है पूरी, तुम्हें आनी चाहिए। अच्छा, ये स्टेबल। स्टेबल का मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा या कम? पोटेंशियल एनर्जी कम। पोटेंशियल एनर्जी, हाँ 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 हाँ, स्टेबल का मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी होनी चाहिए? लो। कैसी होनी चाहिए? अच्छा सर, बहुत मजा है, ये बात याद रखेंगे, हम काम आएगी हमारे। हमने बोला यार ये स्टेबल है। क्या है ये? क्या है ये? है कैसा ये? बट फील कर प्रोटॉन प्रोटॉन खिंचो रहे हैं क्या? नहीं खिंचो रहे। इसका मतलब इसमें एक नई फोर्स एक्ट कर रही है जिसको हमने क्या बोला? न्यूक्लियर फोर्स। कैसा बोला? और ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। क्या है ये? यानी इसको चार्ज से कोई फर्क, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसी फोर्स है ये? अट्रैक्टिव फोर्स है। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है और ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। कैसी फोर्स है? शॉर्ट रेंज। एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता है इसका, एचसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 15, उसमें भी दिया है F = C की पावर। वो आपको लेने देना। आपने याद रखना अट्रैक्टिव फोर्स और शॉर्ट रेंज फोर्स है। कैसी है? अगर शॉर्ट रेंज की बात बताऊं तो 10⁻⁻14 मीटर के बाद ये लगती ही नहीं। न्यूक्लियस कितना? 10⁻⁻15 और एटम कितना? 10⁻⁻10। मतलब न्यूक्लियस के बिल्कुल पास रहेगी। अगर आप एटम तक भी चले जाओगे, इलेक्ट्रॉन तक, तब भी ये काम करती। तो बहुत शॉर्ट रेंज है। कैसी है? अब लगती कैसे? सुनना, हमने बोला हमेशा अट्रैक्टिव है और इंडिपेंडेंट है। चार्ज कैसा है? इंडिपेंडेंट। मतलब इसको चार्ज से कोई लेने देना। तो ध्यान से देख कैसे लगेगी। ये प्रोटॉन और प्रोटॉन को क्या करेगी? अट्रैक्ट
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करेगी, अट्रैक्ट, और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन को भी क्या करेगी। देखा कितनी अजीब है, क्या ऐसा हो सकता है न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन को भी अट्रैक्ट करें, ऐसा हो, अबे क्योंकि न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज ही नहीं है तो अट्रैक्ट करे। क्या ऐसा हो सकता है प्रोटॉन और प्रोटॉन अट्रैक्ट करें एक दूसरे को, अरे लाइक चार्जेस तो रिपेल करते हैं ना एक दूसरे को, अगर ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो ये दोनों क्या करेंगे। अगर तो ध्यान से देख, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लग रही है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लग रही है, पर यार ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो इसको एक और फोर्स लग रही है जिसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोला, तुझे आया ही नहीं। और ये जो अंदर को लग रही है ये है फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। कौन सी है, अब फील कर, अगर ये स्टेबल है, अगर ये ऐसे बंद के रहें तो बड़ी कौन सी फोर्स होगी, बाहर वाली या अंदर वाली, अंदर वाली। सिंपल है यार, इसका मतलब फोर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तभी तो ये बंद किया। अरे तुम्हें आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया। अगर तो ध्यान से देख, अगर मैं बात करूं बताना मैं ठीक लिख रहा हूं नहीं लिख रहा हूं, फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन इज ग्रेटर देन, सॉरी, इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन। क्या ये बात मैंने ठीक लिखी है गलत लिखी है, क्या बात ठीक है गलत है, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फील करना इन दोनों पे तो न्यूक्लियर फोर्स ही लग रही है, पर प्रोटॉन के बीच में एक क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रही है। अगर मान ले इसकी वैल्यू है 10 तो ये भी 10 तो ये भी 10, पर ये भी है 2, तो टोटल कितनी, क्या 8 लगी, तो क्या कम हो गई, तभी यानी इसकी 10 इसकी भी 10 तो इसकी कितनी, एग्जाम्पल के तौर पर, तो यानी फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन इज लेस देन फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या ये बात चमकी, अच्छा सर बहुत कुछ, इतना तो हमको समझ आ गया, अच्छा सर बहुत कुछ। बट हमने क्या बोला, ये चीज स्टेबल है या अनस्टेबल है, स्टेबल है, क्या है ये तो, अच्छा सर ये तो स्टेबल है। भाई अगर तू फील कर, मान लीजिए प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो बहुत पास है या बहुत दूर है, न्यूक्लियस के अंदर ये बहुत पास है बहुत दूर है, बहुत पास है यार, कैसे हैं, मान लीजिए प्रोटॉन यहाँ पे है और ये प्रोटॉन यहाँ पे, पर अगर मैं बात करूं इन्हीं को, स्टार्टिंग में ये प्रोटॉन मान लीजिए एक यहाँ था और एक यहाँ था और इनके बीच की दूरी थी अनंत, कितनी दूरी थी, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखता तो क्या लिखता, के Q1 Q2 बटे R, और R की जगह क्या होता है इन्फिनिटी, 1/∞ 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती, 0, कितनी आती, पोटेंशियल एनर्जी 0, मतलब स्टेबल। कैसे, मतलब इस कंडीशन में ये स्टेबल थे, कैसे थे ये, हाँ हाँ सर स्टेबल थे। बट फील कर जब इनको पास लाया गया, जब इनको मान ले दूरी R, दूरी बेटा फील कर U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटे R, क्या R को आपने कम किया तो पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ेगी ना यार, तो मतलब ये अनस्टेबल होने चाहिए, स्टेबल, अनस्टेबल कैसे होंगे, हो होने से कैसे चाहिए अनस्टेबल, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन तो बहुत पास है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो अनस्टेबल। बट फील कर हमने क्या लिखा स्टार्टिंग में, तो कोई दिक्कत है, अगर फील कर अगर ये एनर्जी बड़ी होगी तो कोई ऐसी एनर्जी है जो क्या होगी, घटी होगी, जो फील करना अगर इसको अनस्टेबल होना है तो कोई एनर्जी तो है ना जो घटी होगी, जो रिलीज हुई होगी, तभी जाके ये क्या बने, फील आ रहा है, और वो एनर्जी कैसे बड़ी होगी, हाँ, अरे तो ये चमका ही नहीं, मैंने क्या बोला यार, जैसे जैसे यहाँ पे देख ये फोर्सेस अट्रैक्ट कर रही थी पर ये फोर्सेस रिपेल कर रही थी, पर अट्रैक्शन वाली फोर्सेस बड़ी थी तभी तो वो रिपेल वाले को उसने ओवरकम कर दिया। वैसे ही यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, अनस्टेबल, कैसी है, पर हमको न्यूक्लियस कैसा मिला, स्टेबल, कैसा मिला, मान लो हमने बोला यहाँ पे कैसा था, स्टेबल, क्योंकि दूर दूर थे, कैसे थे, यहाँ तो पास आ गए हैं तो कैसे होंगे, अनस्टेबल। बट हमने जब देखा तो ये कैसे मिले, स्टेबल, इसका मतलब कोई ऐसी एनर्जी जो क्या रिलीज हुई है, जो क्या रिलीज हुई है, नहीं हुई है, बिल्कुल, जो एनर्जी रिलीज हुई है, और एनर्जी वो किस फॉर्म में रिलीज हुई है, मास के फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, और उसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट, क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट, क्या बोलते हैं, और उस एनर्जी का फॉर्मूला आएगा आइंस्टाइन की इक्वेशन से, किसकी, पर क्या तुम्हें ये बात समझ आई, ये बात समझ आइए कि बेसिकली हो रहा क्या है, पास पास में पोटेंशियल एनर्जी इनकी बड़ी है तो अनस्टेबल होनी चाहिए, पर दिखे कैसे, स्टेबल, इसका मतलब कोई और ऐसी एनर्जी जरूर है जो कैसी हुई है, रिलीज हुई है, जिसकी वजह से ये क्या बने हैं, स्टेबल, क्या बने हैं, क्योंकि इसकी वजह से स्टेबल बनना लॉजिक की बात है, क्या फील आया। अब मैंने बोला कि जो एनर्जी रिलीज हुई क्या मास के फॉर्म में हुई है, और उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट, क्या बोलते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं मास डिफेक्ट, मतलब क्या ये बात समझ आइए तुम्हें, थोड़ी चर्चा करते हैं मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट थोड़ा कौन आ गया था, क्या करना है, चल ठीक है, यहाँ पे मास डिफेक्ट क्या पढ़ना है,
मास डिफेक्ट, ध्यान से देखना, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या है समझाता हूँ तेरे को। हमने क्या किया, न्यूक्लियस का मास नापा, न्यूक्लियस का क्या हो रहा है तेरे को, न्यूक्लियस का मास नापा, क्या नापा, अरे कोई बात नहीं, मास नापा न्यूक्लियस का, बहुत खूब। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और तो मान ले कोई भी न्यूक्लियस है, मुझे नहीं पता ना, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ध्यान से देख मैं क्या लिखूंगा, क्या a माइनस जेड न्यूट्रॉन के लिए लिखूंगा और प्रोटॉन के लिए क्या z लिखूंगा, लिखूंगा ना यार। और साथ में अगर इसका मास लिखे तो मैं लिख लूंगा मास ऑफ प्रोटॉन, और यहां पे क्या लिखूंगा, मास ऑफ, इसमें कोई शक की बात। अब फील कर, क्या न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन आता है क्या, ना, इलेक्ट्रॉन तो बाहर होता है। अगर मुझे मास ऑफ न्यूक्लियस लिखना है थियोरेटिकली तो मैं कैसे लिखूंगा, बेटा जितने ही मास ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा और मास ऑफ प्रोटॉन्स, ये लिखूंगा ना, मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ प्रोटॉन्स, ऐसे लिखूंगा। अगर मैं थोड़ा और अच्छा करूं, ध्यान से देख कैसे लिखूंगा, मास ऑफ न्यूक्लियस थियोरेटिकली इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ न्यूट्रॉन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, a माइनस जी इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस जी मास ऑफ प्रोटॉन्स। तुझे आया ही नहीं, तुझे ये बात लिखनी आई नहीं है, क्योंकि यार एलिमेंट तो कुछ भी हो सकता है ना, हर में अलग z होगा और अलग में एक a माइनस z होगा, तो मैंने सबके लिए जनरल लिख दिया, क्या लिख दिया, अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आया बाबा। पर ये मास कैसा था थियोरेटिकली, जब हमने थियोरेटिकली देखा, क्या देखा, पर हमने प्रैक्टिकली भी नापा, हमने क्या किया, सुन कैसे नापा, मास ऑफ न्यूक्लियस प्रैक्टिकली हमने कैसे देखा, ध्यान सुनना, कंफ्यूज मत होना। हमने कि कोई भी एटम ले लिया, कुछ भी हमने ले लिया, उसका एक मोल का मास नापा, कितने का, एक मोल का, क्या एक मोल में एवोगाड्रो नंबर, अरे हाँ ना बोल, तो वहां से क्या एक एटम का मास आ गया, क्या आ गया। अब सुन, एक एटम में किस किस का मास है, इलेक्ट्रॉन का अलग और न्यूक्लियस का अलग, हमको किसका चाहिए, न्यूक्लियस का, तो एक एटम में से क्या इलेक्ट्रॉन का माइनस कर दे, तो हमने बोला मास ऑफ न्यूक्लियस थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली इज इक्वल मास ऑफ एटम माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या तुझे फील आया नहीं है, ये बात समझ आई नहीं है, ये बात समझ आई या नहीं आई, देखना एटम में क्या क्या है, एक एटम में क्या है, एक न्यूक्लियस और एक क्या इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं इस एटम में से इसका मास कर दूं तो पीछे तो यही बचेगा ना, तो प्रैक्टिकली ऐसा नापा गया और थ्योरेटिकली ऐसा नापा गया, तुझे आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया। हमने देखा क्या दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों 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 होने चाहिए ना बराबर, पर दोनों बराबर, हमने देखा जो मास ऑफ न्यूक्लियस थ्योरेटिकली है वो बड़ा है मास ऑफ न्यूक्लियस प्रैक्टिकली से, जो मास ऑफ न्यूक्लियस थ्योरेटिकली है वो बड़ा है किससे, तो क्या कुछ मास गायब हो गया, हाँ इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट, क्या बोला जाता है, मास डिफेक्ट। फिर से लिखना, मैं लिखाऊंगा नहीं, मास डिफेक्ट क्या बोला जाता है इसको, मास डिफेक्ट क्या बोला जाता है, मास डिफेक्ट। क्या फील आया, अच्छा बिल्कुल। अब यही मास जो गायब हुआ ये किस फॉर्म में निकला, एनर्जी की फॉर्म में, और वो आया आइंस्टाइन की इक्वेशन से, कौन सी इक्वेशन से, और इक्वेशन है बहुत खूबसूरत इक्वेशन है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई इज इक्वल टू, या मैं बोल सकता हूँ E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। तुझे आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया, अगर तुझे फील करा डेल्टा एम निकालेंगे तो बड़ा कौन सा है थियोरेटिकली और छोटा कौन सा है प्रैक्टिकली, तो क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ न्यूक्लियस थियोरेटिकली माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस प्रैक्टिकली, और थियोरेटिकली वैल्यू यहाँ से यहाँ डाल सकता है और तेरा डेल्टा एम का फॉर्मूला आ जाएगा। तुझे आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया, अच्छा सर बहुत खूब। अब मैंने बोला ये जो मास निकला ये किस फॉर्म में निकला, एनर्जी की फॉर्म। देख आइंस्टाइन ने क्या बोला, इसको बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आइंस्टाइन ने बोला मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और वाइस वर्सा, या फिर ऐसे बोल सकते हो मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो मास निकला ना, जो मास डिफेक्ट हुआ वो किस फॉर्म में निकला, एनर्जी की फॉर्म में। अब फील कर एनर्जी निकली तभी तो हमको वो स्टेबल मिला, हम यही तो पढ़ रहे हैं, ऐसे वो स्टेबल होना पॉसिबल, तो क्या एनर्जी निकली होगी, तो ये मास लेके वो एनर्जी की फॉर्म में निकला, तभी हमको क्या मिली, स्टेबिलिटी। क्या मिली, क्या तुझे फील आया नहीं आया, अगर तू ध्यान से देख E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर क्या 3 × 10⁸ तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 9 × 10⁻16 और साथ में लिखूंगा जूल, क्या लिखूंगा, तुझे आया ही नहीं क्योंकि ये केजी और ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, क्या जूल क्या है, पर फील कर ये डेल्टा एम हम जूल में लेते हैं या एटॉमिक मास यूनिट में लेते हैं, अरे इसको केजी में लेते हैं या एएमयू में लेते हैं, एएमयू में लेते हैं, तो फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, ध्यान सुन, इसको अगर एएमयू लेना, सुनो ध्यान से, E इज इक्वल टू डेल्टा एम, अगर इसको एएमयू में लेना तो एएम से मल्टीप्लाई कर, क्या 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ये आ गया एएमयू। पर यार ये तो जूल है, इस जूल को भी किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ध्यान से देख कैसे करूंगा, 9 × 10⁻16, अब जूल 1 जूल, सुन तूने पढ़ा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तुझे आया ही नहीं तो ध्यान से देख 1 जूल किसके बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 1.6 यानी इसको डिवाइड कर दे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और सब आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसमें और बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी नहीं आएगा ये आंसर आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन। मैं सॉल्व कर देता हूं E इज इक्वल टू यहां बचेगा डेल्टा एम और पूरा सॉल्व करके ये बचेगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसको किसमें रखेंगे AMU में किसमें रखेंगे सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना। अभी तुझे आया नहीं मैंने क्या किया ये कैलकुलेशन कर पाएगा ना यार तू तो जो भी आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पर मेगा क्या होता है 10⁻6 क्या होता है तो 10 ये इंटू 10⁻6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फील आ गया और इसी के लिखते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इस एनर्जी को नाम दिया गया बाइंडिंग एनर्जी। क्या नाम दिया गया बाइंडिंग एनर्जी। क्या नाम दिया गया फिर से कड़ियां जोड़ हमने न्यूक्लियर फोर्स पढ़ी वो स्टेबल थे कैसे थे पर बहुत पास पास रखे तो अनस्टेबल होंगे पर हमने देखा कोई एनर्जी रिलीज हुई हमने देखा वो मास की फॉर्म में हुई क्या हुई मास की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हुई जिसको नाम दिया गया बाइंडिंग एनर्जी। क्या गया नाम दिया गया अब सुन बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन मैं लिखाऊंगा नहीं तो लिखेगा द एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस द एनर्जी रिलीज्ड कि न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में कुछ एनर्जी रिलीज होगी जिसको क्या नाम दिया गया बाइंडिंग एनर्जी। या फिर तो ऐसा बोल सकता है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू न्यूक्लियॉन्स। अरे तुझे आया नहीं मैंने क्या बोला कितनी एनर्जी लगती है न्यूक्लियस को बनते टाइम रिलीज होती है दैट इज ए बाइंडिंग एनर्जी और कितनी एनर्जी से में कितनी एनर्जी लगेगी उसको तोड़ने में न्यूक्लियस में जिसको क्या बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। दोनों ही डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर पर क्या फील आया यानी वहां पे जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो बाइंडिंग एनर्जी क्या है वो बाइंडिंग एनर्जी। समझ आया नहीं आया लिख देना इस एनर्जी को क्या बोला गया बाइंडिंग एनर्जी और इसको बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। क्या क्लियर है बात अच्छा सर बहुत मजा आया बाबा। अब फील करना जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी जितनी ज्यादा एनर्जी क्या उतना ज्यादा एटम स्टेबल होगा। हमको तो यही लगता है ना यार क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी निकल गई एटम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है पर ऐसा देखा ऐसा हुआ हमने प्रैक्टिकली जो देखा हमने देखा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जिसकी ज्यादा वो ज्यादा देख ये क्या बोल रहा है ये तो यही बोल रहा है ना कि जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी निकल जाए उतना स्टेबल होना चाहिए क्योंकि देख वो क्या था वो था क्या था स्टेबल पर पास पास रखे तो बना अनस्टेबल तो कोई एनर्जी निकलेगी जिससे वो क्या बनेगा स्टेबल तो जितनी ज्यादा एनर्जी निकल जाएगी वो तो अच्छी बात है ना यार स्टेबल होना चाहिए पर हमने देखा प्रैक्टिकली ऐसा हमने देखा जो भी स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी पर जैसे मैं तो एग्जांपल बताता हूं बताओ उसको क्या ये वाला फॉर्मूला याद रखेगा नेक्स्ट टाइम किसमें रखना AMU में किसमें अच्छा ध्यान से देखो मैंने बोला जो भी स्टेबिलिटी है जो भी क्या है स्टेबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करती है बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कि एक न्यूक्लियॉन के पास कितनी बाइंडिंग एनर्जी है। जैसे एग्जांपल तक समझा दो ध्यान सुनना बिल्कुल एग्जांपल लेता हूं मान ले कोई है Z है और सॉरी कोई X है और ये भी कोई X है ध्यान से सुनना बिल्कुल ये अगर मान लीजिए 100 ये कितना ये 50 कुछ भी हो सकता है मैं ऐसे रैंडम फिगर ले रहा हूँ ठीक है 150 और ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी है 200 कितनी 200 ठीक है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान ले। अच्छा और ये है मान ले 25 और ये है 50 कितनी है 25 और ये कितनी है 50 और ये है यहाँ पे 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा है 150 या 200 ये दोनों बाइंडिंग एनर्जी दी है क्या दी है और ये भी क्या है बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा 150 या 200 150 या 200 200 ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी इसकी और फील कर ये क्या होते हैं न्यूक्लियॉन्स और ये भी क्या होते हैं अगर इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स निकाल कितनी है 200/100 क्या 2 मुझे आया नहीं मैंने क्या बोला यार 200/100 कितना आया अच्छा इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी आएगी यूनिट वगैरह लगा रहा अभी कितनी आएगी नहीं आएगी तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसका आई ज्यादा इसकी है इसकी तो स्टेबल कौन हुआ ये क्या स्टेबल है दैट इज अनस्टेबल चमका नहीं चमका
ऐसा नहीं बोल सकते, हम ये बोल सकते हैं कि ये इससे ज्यादा स्टेबल। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी 3 और इसकी, तो इसका मतलब ये नहीं है अनस्टेबल है, ना ना, मैंने ऐसा बोला, मैंने क्या बोला, इसकी बाइंडिंग एनर्जी उससे उससे बाइंडिंग एनर्जी इसकी उससे ज्यादा है, पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसका उससे, तो ये स्टेबल उससे फील आया, तो ज्यादा स्टेबल कौन है? क्लियर है? अब इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, देखना ध्यान से देखना, पूरे गणित वाले सवाल आते हैं, देखना तुमने करके आने। उसने बोला मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको दे दिया 1 AMU, कितना दे दिया? चेंज भी हो सकता है, जैसे 1.001 1.02 कुछ भी दे सकते हैं आप, सिंपल के लिए 1 AMU दे दिया दोनों को, तेरे को पता है ऐसे बराबर होते हैं। और यहाँ पे दो आपको मटेरियल दे दिए, दो आपको क्या दे दिए, मान लीजिए दे दिया 41 82 और ये दे दिया 25 और 52, कुछ भी ऐसे रैंडम, ठीक है। अगर तू ध्यान से देख, उसने बोला इसका मास ऑफ न्यूक्लियस जो प्रैक्टिकली है और इसका जो मास ऑफ न्यूक्लियस प्रैक्टिकल है वो तेरे को दे दिया, वो दे दिया 81.92 और इसका दे दिया 51.56। क्या क्लियर? और तेरे को पूछा गया फाइंड बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है, हु इज मोर स्टेबल, हु इज मोर स्टेबल। एक बात बता, मोर स्टेबल के लिए हमको क्या देखनी है, बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? तो न्यूक्लियन इसके भी गिवन है, इसके भी गिवन है, पर हमको क्या निकालना पड़ेगा, बाइंडिंग एनर्जी। पर बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एम सी स्क्वायर, यहां बोल सकते हैं डेल्टा एम 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब अगर हमको बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो हमको क्या मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा। और मास डिफेक्ट क्या है, मास डिफेक्ट है, ध्यान से देख, मैं तो सवाल से समझा रहा हूं कैसे निकालना है। मास ऑफ न्यूक्लियर थ्योरेटिकली माइनस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियर प्रैक्टिकल, तुझे आया ही नहीं। अब सुन ध्यान से, इसका मतलब अगर तूने यहां तक पहुंचना है स्टेबिलिटी कौन है, तो तेरे को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है, न्यूक्लियन तो गिवन है, इसका मतलब तो बाइंडिंग एनर्जी निकालना है। और बाइंडिंग एनर्जी तब आएगी जब तेरे पास डेल्टा एम आएगा, और डेल्टा एम का फॉर्मूला ये है, तुझे आया नहीं है, सुन अब, मास ऑफ न्यूक्लियस प्रैक्टिकली क्या तेरे को गिवन है, तो क्या थ्योरेटिकली निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे सुन। मास ऑफ न्यूक्लियस थ्योरेटिकली का क्या फॉर्मूला है, कि ये है मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ प्रोटॉन्स, यही तो है ना यार। अब ध्यान सुन, क्या तेरे को यहाँ पे प्रोटॉन्स पता है कितने, 25, इसके न्यूट्रॉन कितने, प्रोटॉन्स कितने हैं, 41 मिल गए। अब न्यूट्रॉन क्या है, दिस में से दिस करेगा तो न्यूट्रॉन आ गए, दिस में से दिस करेगा तो न्यूट्रॉन आ गए, उनको मल्टीप्लाई कर AMU से, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन भी आ गया और मास ऑफ प्रोटॉन भी आ गया, दोनों को प्लस मार, यहां वैल्यू पुट कर, इसको इससे क्या कर माइनस मार, तो कुछ वैल्यू आएगी, उसको इससे कर तो बाइंडिंग एनर्जी आएगी, डिवाइड बाय पर न्यूक्लियन कर तो क्या आएगा, किसकी स्टेबल है। मान ले ये आई 8.1, ये आई 8.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो कौन ज्यादा स्टेबल है, 8.2 या 8.1? सिंपल, दिस इज मोस्ट एग्जांपल। क्या फील आया? मैं तेरे को सवाल नहीं, देख एक बात बता, क्या प्योर गणित है नहीं है, प्योर गणित देख, जैसे 41 है 1 AMU, तो क्या आ जाएगा 41 AMU, इसके लिए क्या आ जाएगा 25 AMU, पहले इसका निकालेगा फिर इसका निकालते हैं, मान लो क्या आएगा 25 AMU, मास ऑफ प्रोटॉन आ गया। न्यूट्रॉन कैसे निकालेगा, दिस माइनस दिस, तो क्या 27 आ जाएगा, तो आ जाएगा 27 AMU, कितना आ गया 27 पर 50 के 52 आ गया, 52 ये क्या थ्योरेटिकली और ये क्या प्रैक्टिकली, तो 52 में से 51.46 तो क्या डेल्टा एम आ गया, उसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो बाइंडिंग एनर्जी आ गई, पर न्यूक्लियन करेगा तो क्या आ गया, अभी की नहीं, ये तो इसका निकला, फिर इसका भी निकालेगा, फिर दोनों को कंपेयर करेगा। क्या क्लियर आ गई बात, समझ आया, ये नहीं पता चला, कोई दिक्कत है तो पूछ, प्योर गणित क्लियर हुआ है नहीं हुआ है? अच्छा सर बहुत, अभी हमने एक चीज देखी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसका ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, वो तो इसके लिए एक ग्राफ बनाया गया, क्या बनाया गया, जिसके लिए मेरी जरूरत नहीं है आपको, आपको बस ये रटना है ग्राफ, अब आप इसमें जो रटना मैं आपको बता दूंगा। ग्राफ बनाया गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक नंबर का, वर्सेस एटॉमिक नंबर, ध्यान सुनेंगे इसको, यानी Z यानी ग्राफ कुछ ऐसा बना, ध्यान से देखें, ऐसे ग्राफ आया, कहते बात क्लियर, ये जो Z मिला, ये Z मिला हमको 26, कितना Z मिला, और Z26 मतलब आयरन, Z26 मतलब आयरन, यानी मोस्ट स्टेबल कौन है बेटा, आयरन, मोस्ट स्टेबल कौन है, यानी इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फील ही आया? अबे इसमें मेरा कोई रोल है, ये डेटा है भाई, जो डेटा है मैंने आपको वही सिखाया, यानी आयरन इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट, आयरन इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट, उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा का मतलब नहीं है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है। अगर शॉर्टकट में बताऊं, तेरे पास 10,000 रुपए तेरी इनकम है मंथ की, तेरी इनकम है 1,000 रुपए, कितनी, तूने 10,000 से 20 बंदे खिलाने, उसने अकेले जीने, तो 20 बंदे का तू पर न्यूक्लियन मार, तो इसको तो 500 रुपए मिला,
तुझे आया नहीं आया, वो कितना कमा रहा है 1000, तो बाइंडिंग एनर्जी तो इसकी ज्यादा है, पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दैट्स इट सिंपल। तो तुझे आया नहीं आया, हम देखा आयरन मोस्ट स्टेबल, आयरन कैसा सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी रखता है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.8 एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक नंबर। अगर तू ध्यान से देख, अच्छा ये हाइड्रोजन हीलियम कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब इधर आता है। अगर तो ध्यान से तक हमने देखा प्रैक्टिकली जो देखा हमने डेटा, मैं बता रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी डेटा हो सकता है, मान लो 20 से 50, कितना 20 से 50 मान लो एग्जांपल, 20 से 50 देखा, ये कैसे हैं स्टेबल, स्टेबल है थोड़े, कैसे कैसे हैं, हमने देखा इससे जो छोटे हैं वो भी कैसे हैं अनस्टेबल, और ये जो इससे बड़े हैं ये तो हाईली अनस्टेबल है, ये कैसे हैं ओ हो ये भी अनस्टेबल और ये भी, पर ये कैसे हैं हाईली अनस्टेबल, कैसे हैं, मान लिया टॉपिक नंबर बात करता हूं मैं 110 की, कितने की, तो हाईली अनस्टेबल, कैसा है, बट फील कर इस साइड वाले जो हाईली अनस्टेबल है कैसे हैं, हाईली अनस्टेबल हैं, हाईली अनस्टेबल है, ये करते हैं बेटा फ्यूजन, क्या करते हैं फ्यूजन, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, क्या बोलते हैं, फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, फ्यूजन का मतलब, मान लिया 110 के थे, कितने के, और हमको स्टेबिलिटी मिलती है मान लिया 50 पे, कितने पे, तो दोनों 55 पे टूट गए, कितना पे टूट गए, या 54 56 पे टूट गए, तो बेटा क्या स्टेबिलिटी के पास आ गए, स्टेबिलिटी के ओ हो स्टेबिलिटी के तो फील कर, जब टूटे तो एनर्जी रिलीज करनी पड़ी, देख फील करना, स्टेबिलिटी के पास जा रहे हैं तो एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी, और उसी एनर्जी से एनर्जी रिलीज करेंगे ना जब स्टेबिलिटी के पास जाएंगे, तो हम बेटा क्या बना देते हैं, बॉम्ब बना देते हैं, क्या बना सकते हैं, देख बॉम्ब भी बना सकते हैं एटम बम, और रिएक्टर भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर भी बना सकते हैं और एटम बम भी बना सकते हैं, इतनी एनर्जी रिलीज होती है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि देखना वो 110 पे है, उनको पता है स्टेबिलिटी मिलेगी मान ले 60 पे, उसने बोला यार एक काम कर 55 पे टूट जाए, तू भी स्टेबल में भी तुझे आया नहीं आया, पर एनर्जी तो निकालनी पड़ेगी ना यार, तो रिलीज हुई एनर्जी, और उस एनर्जी को हमने किस फॉर्म में लिया, रिएक्टर में या फिर बॉम्ब बनाने में। क्या हिरोशिमा नागासाकी याद है, लिटरमैन फैट बॉय गिरे थे जापान में, गिरे थे ना यार, एटम बम थे वो, क्या थे फ्यूजन से बनाए गए, किससे, फ्यूजन दो प्रकार की, एक कंट्रोल और एक अनकंट्रोल, आपने ड्रेस में पढ़ी होगी चेन रिएक्शन बनती है, क्या बनती है, क्या एक न्यूट्रॉन मारते हैं एक एटम पे तो क्या 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, फिर एटम तो अनंत है यार, तो उधर से 3 क्या फिर 9 निकलते हैं, फिर 3 ब्रांचेस बनती जाती हैं, दैट इज योर अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, दैट इज योर बॉम्ब, वो क्या है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अब फील कर वहीं पे मैं कुछ ऐसा डिजाइन करूं, कुछ ऐसा चीज लगा दूं कि जो 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं हर बार, उसमें से सिर्फ एक ही निकले, मतलब यहां से 1 बजे आगे से 3 निकले 3, एक ही जाने दूं और 2 का एब्जॉर्ब कर दूं, तो आगे जाके क्या वो एक ही कराएगा नहीं, तो दैट इज योर कंट्रोल रिएक्शन, जिसकी वजह से हम क्या बनाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, क्या बनाते हैं, तुम्हें आया ही नहीं, अलग से पढ़ेंगे, पर थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूं, क्या फील आया, अच्छा सर बहुत खूब। यहाँ पे देख इससे छोटे वाले 20 से छोटे वाले, अब ये बोलते हैं यार मान ले एक एटॉमिक नंबर 7 एक एटॉमिक नंबर 9, उसने बोला यार हम भी तो अनस्टेबल ही हैं, काम करते हैं जुड़ जाते हैं, क्या करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन, क्या बोलते हैं, या न्यूक्लियर फ्यूजन, क्या बोलते हैं। अच्छा फील कर, मान ले एक 9 जुड़ गया और एक 10 जुड़ गया, तो क्या 19 बनाएगा, तो 20 के पास आ गया तो स्टेबल आ गया, तुझे आया ही नहीं, अरे आया, तो ये भी बहुत एनर्जी रिलीज करते हैं, और इससे क्या बनता है हाइड्रोजन बॉम्ब, क्या बनता है, बेसिकली इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये अनकंट्रोल है, ये सन में होती है, कहाँ होती है, हाइड्रोजन के बीच, पता है ना तुम्हें, हाइड्रोजन पता है ना, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम हीलियम ये सब, ठीक है ना, इसी में क्या क्लियर है बात, इसको कंट्रोल किया, अरे इसको अचीव करने के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए होता है जो कि पॉसिबल इस टाइम अर्थ पे, हाँ आने वाले टाइम में हो जाए, कोई बड़ी बात, क्या फील आया कि ये वाले तो स्टेबल हैं, पर ये वाले क्या है अनस्टेबल, क्या है, मैं बोलता स्टेबल बनो, क्या बनो, और ये भी क्या बनो, स्टेबल बनो, क्या बनो, अब सुनिए इसी दौरान ये है कैसे अनस्टेबल, कैसे हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, तो ये ना कुछ रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, कुछ सिखाऊंगा मैं, कुछ क्या करते हैं, कुछ क्या करते हैं, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, क्या फील आ रहा है कैसे अनस्टेबल बनना कैसे है, तो कुछ क्या करना पड़ेगा, कुछ उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, दैट इज फर्स्ट पार्ट, दैट इज कि कुछ क्या कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, और दूसरा पार्ट ये है कि कितनी देर में कुछ कर रहे हैं, और वहां से पढ़ेंगे लॉ, क्या पढ़ेंगे, क्या थोड़ा बहुत समझ आया कि इसकी 2 स्टडी, कितनी स्टडी कि कुछ क्या निकाल रहे हैं और कितने टाइम में निकाल रहे हैं, 2 स्टडी अलग अलग, क्या क्लियर। अगर मैं आपकी बात कर रहा हूं हमने फ्यूजन ही पढ़ना है, बेसिकली क्या पढ़ना है, फ्यूजन पढ़ना है, अगर ध्यान से सुन, फ्यूजन क्या है,
एक बड़े को तो दो में टूटा, तो मान ले एक बड़ा है x, क्या है बड़ा, वो दो में टूटा, y में टूटा प्लस z में टूटा, क्या टूटा, मान ले ये है a और z, क्या है ये, सॉरी a और z। अगर तो इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियर, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियर, क्या बोलते हैं। और ये तो कुछ कुछ होता है, ध्यान से देखा क्या होता है जब ये कैसा है, अनस्टेबल, कैसा है ये, कैसा है ये, तभी तो टूटेगा। तो फ्यूजन का मतलब क्या, टूट रहा, अब दो में टूटा, किसमें टूटा, सीखेंगे बेरियम शेयरिंग किसमें टूटता है, यूरेनियम वगैरह सीखेंगे, थोरियम बाद में सीखेंगे, पर दो में टूटा। एक तो बना दिया डॉटर न्यूक्लियर, क्या बनाया, और कुछ निकाला है इसने, सुन अब ये कुछ कुछ कैसे निकाल सकते हैं, कई बार निकालता है अल्फा पार्टिकल, क्या पार्टिकल, अच्छा सर, कई बार निकालता है ये, सुन ध्यान से, बीटा प्लस कई बार निकालता है, और कई बार निकालता है बीटा, और तीनों ही के वक्त लगाता है गामा रेज। अरे बीटा प्लस कुछ नहीं है, बीटा प्लस इज पॉजिट्रॉन, बीटा प्लस इज पॉजिट्रॉन, और बीटा माइनस इज इलेक्ट्रॉन, बीटा माइनस इज, क्या पॉजिट्रॉन सबको पता है क्या होता है, पॉजिट्रॉन वो होता है जिसके पास चार्ज, जिसके पास प्रोटॉन का हो पर मास किसका हो, इलेक्ट्रॉन का। यानी अगर इलेक्ट्रॉन को हम लिखते हैं ई माइनस, क्या लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे ई प्लस, दैट्स इट, और कोई इसमें खास फर्क है। और अल्फा पार्टिकल तेरे को पता है हीलियम का न्यूक्लियस होता है 2 4 2 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं इससे। यानी होगा क्या, मान ले मैं कोई अनस्टेबल एलिमेंट हूं 110 का, कितने का, तो मैंने अपने से हीलियम निकाल दिया, क्या निकाल दिया, मान लीजिए ये वाला अल्फा पार्टिकल निकाल, मैंने हीलियम का न्यूक्लियस निकाल दिया, अल्फा पार्टिकल निकाल दिया, तो अब मैं वही 110 बचूंगा या 108 कुछ और बचूंगा, तो मेरे से बात है, कुछ और बचूंगा ना यार, वो एलिमेंट रहा ही नहीं, चेंज हो गया नहीं हुआ, चेंज हुआ ना यार। और यही चेंज किसने देखा सबसे पहले, हेनरी बैकवेल ने, किसने देखा, हेनरी बैकवेल ने। आपने फ्लोरोसेंस पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, एक प्लेट होती है, अरे फ्लोरोसेंट डिजाइन आ जाते हैं उसमें उल्टे सीधे, तो वो पढ़ा था उस प्लेट में कुछ कुछ हो रहा था अपनी। फिर इसके मैडम क्यूरी ने इसकी स्टडी की, प्यारे क्यूरे, अरे सुना होगा यार, रेडियम वगैरह सुना ना, नोबेल प्राइज भी मिला उन दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, हाँ बिल्कुल ये सब पता है, उसके बारे में उन्होंने स्टडी की। तो ये सब कैसे थे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, कैसे थे ये, यानी कुछ कुछ निकाल रहे हैं अपने से, कुछ कुछ, पर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि क्या होना चाहते हैं, स्टेबल, क्या होना चाहते हैं, पर क्या कुछ एनर्जी में रिलीज करेंगे, वो हम इस फॉर्म में यूज कर लेते हैं। क्या समझ आया, मैं बता रहा हूँ, बुक से पढ़ोगे समझ ही नहीं आएगा भाई क्या है, फील ही नहीं आएगा, क्या आपको कड़िया नहीं जोड़ पाओगे। अब इसके दो चीजें पढ़नी है हमने, कि कुछ कुछ क्या निकल रहा है, मैंने जो आपको बताया अल्फा बीटा गामा, ये पढ़ना है हमने, अल्फा बीटा गामा। अब देखो आपको पता है गामा रेज क्या होती है, ईएम वेव्स, क्या है ये, हीलियम न्यूक्लियस आपको पता है, एक बीटा प्लस और एक बीटा माइनस, क्या क्लियर। और दूसरी स्टडी क्या है, कितनी देर के बाद हो रहा है, जैसे 1 मिनट में हो रहा है, 10 साल में हो रहा है, अनंत साल में हो रहा है, दो स्टडी, उसमें लॉ पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे अल्फा बीटा गामा। पर रेडियो एक्टिविटी समझ आई, कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियर को स्टेबल बनने के लिए क्या कुछ कुछ करना पड़ रहा है, उस कुछ कुछ करने को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, क्या बोलते हैं, दैट्स इट सिंपल। क्या फील आया, समझ आया नहीं आया, क्या तुम्हें नहीं आया, आ गया। अब थोड़ा सा और देख ले, मिटाओ उसको, थोड़ा सा और देख, एक चीज आती है उसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी कर्व, क्या बोलते हैं, ये स्टेबिलिटी बेल्ट, क्या बोलते हैं, ध्यान से देख, स्टेबिलिटी कर्व देख। अब देख ये वही बात है, ये प्रैक्टिकल डेटा है, कैसा ये, इसमें मेरा ज्यादा रोल जो सीखा गया, इन्होंने ग्राफ बनाया, Z वर्सेस N का, किसका, ये है न्यूट्रॉन और ये है एटॉमिक नंबर, यानी ये न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन। अगर तू ध्यान से देख, क्या C 6 12, न्यूट्रॉन 7 14, ऑक्सीजन 8 16, तो 6 12 तो मतलब 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। नाइट्रोजन देख 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन देख 8 और 8, क्या बराबर बराबर है। इन्होंने देखा जो एटॉमिक नंबर 20 25 तक है ना, कितने तक, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। तो स्टार्टिंग में सुन, अगर मैं 45 डिग्री पे एक लाइन बनाऊं तो ये ऐसे लाइन बननी थी नहीं बननी थी ना। उन्होंने बोला स्टेबिलिटी कर्व ये है, स्टेबिलिटी कि मान लो 45 डिग्री, कितना, स्टार्टिंग के 20 25, अगर ये भी बराबर तो क्या स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनी। और उन्होंने ग्राफ देख कुछ ऐसे बनाया, सुन ध्यान से, ये पहले ऐसे बना, तो फिर ये ये जो दिखाएंगे मैंने एटम्स हैं, ये क्या है इसमें, एटम।
और ये बेल्ट टाइप दिख रही है, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट। क्या बोलते हैं? स्टेबिलिटी बेल्ट। उन्होंने बोला भाई इस स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सारे स्टेबल हैं, वो सारे, इसके इस साइड भी अनस्टेबल है, इसके इस साइड भी। अगर मैं बात करूं तो ये भी और ये भी कैसे हैं? अनस्टेबल। ये और ये भी कैसे हैं? अनस्टेबल। ये और ये भी कैसे हैं? अब फील कर ये अनस्टेबल है तो क्या कुछ कुछ करेंगे, उसी कुछ कुछ को रेडियो एक्टिविटी। क्या फील आया? कुछ कुछ करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या इधर जाना चाहते हैं और ये भी क्या इधर जाना चाहते हैं। अगर तू ध्यान से देख, इन वालों के पास जेड बड़ा है और इन वालों के पास क्या बड़ा है? एन बड़ा। अरे हाँ ना तो बोलना यार। तो ये अपने एन को घटाते हैं और ये अपने जेड को, किसी भी प्रकार से हम उसको सीखेंगे कैसे। क्या फील आया? नहीं आया? तुझे आया नहीं, मैंने क्या बोला? क्या फील आया? इसी को हम बोलते हैं स्टेबिलिटी कर्व। क्या बोलते हैं? सिंपल, दैट्स इट। तुझे आया ही नहीं? अरे आया नहीं है, यानी इसके अंदर जो लाई करेंगे स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर, वो स्टेबल है। वो कैसे? इसके इस साइड भी, जो इस साइड आ रहा है ना, एक सिंपल सी बात आपको याद क्या रखनी, जो इसके अंदर आ रहा है वो स्टेबल, ये भी अनस्टेबल और ये भी, तो ये भी कुछ कुछ करेंगे और क्या बनेंगे, और ये भी कुछ कुछ करेंगे तो क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, ये है Z, ये क्या है? लिख रहा हूं यहाँ पे एटॉमिक नंबर। क्या है ये? और ये क्या है? N। क्या है ये? न्यूट्रॉन है। क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्या है? नंबर ऑफ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो इसके अंदर है, इस बेल्ट के अंदर, दैट इज स्टेबल। इसके अंदर और ये भी, तो ये कुछ कुछ करेंगे। क्या करेंगे? स्टेबल बनने, और ये भी कुछ कुछ करेंगे सिंपल। क्या क्लियर है बात? समझ आया नहीं आया? दैट्स इट। इसी को बोलते हैं स्टेबिलिटी कर्व। क्या बोलते हैं? अच्छा सर बहुत खूब। यहाँ पे अगर थोड़ी चीज तेरे को सिखाऊं, मैं थोड़ी चीज तेरे को मैं क्या सिखाऊं, थोड़ी चीज मैं तेरे को सिखाऊं तो मान ले एक एलिमेंट है, मैं ऐसे लेता हूँ, इसको मिटा, एक मैं कोई ऐसा एलिमेंट लेता हूँ जो अनस्टेबल है। कैसे है? मैं वही एलिमेंट लेता हूँ जो हमने पढ़ना है। मान ले मैं लेता हूँ यूरेनियम। क्या लेता हूँ? सुनना ध्यान से, यूरेनियम लेता हूँ। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 238। अरे क्या यही है? अब यही है ना? अच्छा, बड़े आइसोटोप्स मिलते हैं, हम 235 38 की बात करेंगे इसकी। अब फील कर, ये क्या है? ये 92 है, तो 50 60 से तो बड़ा है, तो फ्यूजन करेगा नहीं करेगा? तोड़ेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? कैसे कैसे तोड़ सकता है? या तो अल्फा पार्टिकल निकालेगा। क्या निकालेगा? या तो बीटा प्लस निकालेगा, या तो बीटा माइनस निकालेगा, और साथ में क्या निकालेगा? गामा रे। ऐसे करेगा ना? ऐसे करेगा ना? ऐसे करेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस है? अच्छा सर बहुत। और एनर्जी निकालेगा। क्या निकालेगा? अब थोड़ी इनकी बातें कर लेते हैं, हालांकि इसकी प्रॉपर्टीज कल भी पढ़ाऊंगा, पर थोड़ी बात कर ले। जैसे मान ले हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी। मान ले ये प्लस और ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लस से माइनस की तरफ जाती है, इसमें कोई शक की बात। और यहाँ पे रख दिया रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या रख दिया? ठीक है, तो इसमें से सब कुछ निकल रहा है, अल्फा भी निकल रहा है। देख इसमें क्या क्या है? अल्फा, बीटा प्लस, गामा और बीटा माइनस। हमने बताना इनका पाथ कैसा होगा, हमने बताना इसका। अगर फील कर अल्फा पार्टिकल को हम जानते हैं, अल्फा क्या है? हीलियम का न्यूक्लियस, यानी 2 4 क्या 2 प्लस। बीटा प्लस को हम जानते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन यानी ई प्लस। बीटा माइनस क्या? इलेक्ट्रॉन होता है ई माइनस। और गामा ये होती है ईएम वेव्स। क्या होती है? ध्यान से देख, तो जो ईएम वेव्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट, वो डिफ्लेक्ट, अरे होती हैं क्या? नहीं होती, वो डिफ्लेक्ट। तो फील कर, जब इसमें से गामा निकला, मान ली इसमें से अल्फा निकला, क्या निकला? तो कहां जाएगा? फील कर, अल्फा क्या है? 2 प्लस, अल्फा क्या है? तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितनी होती है? क्यू ई बाय एम। कितनी होती है? क्यू ई बाय। ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या, ई तो सबके लिए सेम है इलेक्ट्रिक, क्या क्यू बाय एम पे डिपेंड कर रही है? एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रही है? क्यू बाय एम। ओ हो वाह वाह वाह। अब फील कर, ये क्या प्लस या माइनस? 2 प्लस, 2 अगर 2 प्लस है तो प्लस से रिपेल होकर क्या इस साइड जाएगा? तो जाया नहीं है। अब बीटा प्लस क्या है? पॉजिट्रॉन, ये भी क्या इस साइड जाएगा? बीटा माइनस का इलेक्ट्रॉन, ये प्लस की तरफ जाएगा माइनस की तरफ? प्लस की तरफ। ये किससे जाएगा? बट फील कर, अगर तू ध्यान से, सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका होगा? जिसका क्यू बाय एम ज्यादा होगा। जिसका क्या ज्यादा होगा? अब सुन ध्यान से, मास सबसे कम किसका है? इलेक्ट्रॉन का। किसका? और पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का क्या है? मास। तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन उन्हीं दोनों का होगा। अरे होगा नहीं? अगर मैं सही बताऊं तो बराबर होगा। एक्सेलरेशन ऑफ बीटा माइनस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बीटा माइनस और मैग्नीट्यूड के साथ, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की कैसी होगी? अपोजिट। फील आया? जैसे मान ले एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? कौन जितना कर्व करेगा,
तुझे आया नहीं यार, अबे एक्सेलरेशन ज्यादा तो फोर्स जाता है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यार। अगर ध्यान से देखिए, सुन सुन ध्यान से, ये तू बताएगा ये कौन है, कौन है ये? अबे ये वाला कौन है? ये कौन है? अबे प्लस से माइनस आ रहा है तो प्लस में इसको रिपेल कौन करता है? प्लस वाला माइनस वाला। तो बस ये कौन हुआ? बीटा प्लस। कौन हुआ? और सेम ये कौन होगा? बीटा माइनस। क्या फील आया? क्या देख ले दोनों के एक्सेलरेशन, क्या फील आया? अच्छा पर फील कर, मास सबसे ज्यादा किसका है? क्या अल्फा का? 4 mu है यार, अरे है नहीं है, तो ये जाएगा इसी तरफ, पर क्या इसकी फोर्स इसको कम लगेगी ज्यादा लगेगी? थोड़ी कम लगेगी। तो ध्यान से देखिए, जाएगा ऐसे। फील आया? ये क्या है हमारे पास? अल्फा पार्टिकल। ये क्या है? अल्फा पार्टिकल। और फील का सीधे कौन चले जाएगा? अनडेविएटेड ईएम बेस्ड डिफ्लेक्टर। ठीक है, तुझे फील आया? ये तेरे प्राण निकल गए। अभी सवाल आता है तभी कराया मैंने यार, आया नहीं आया। अब देख, तू ही बताएगा, टेंशन मत ले। मान ले मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, किस में रख दिया? और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ। ये है बी, बी टेस्ला, और मतलब यहाँ पे लगा दिया रेडियोएक्टिव एलिमेंट। वही सब है इसमें। इसमें क्या है? अल्फा, बीटा प्लस, बीटा माइनस और गामा रेस तो निकलनी। आप सुन रहे हैं? जो ये है, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। इस बार क्या है ये? और मैग्नेटिक फील्ड पे अगर कोई चार्ज आता है तो उस पर फोर्स लगती है, और फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। कितना होता है? ठीक है, हमको पता है फोर्स इस हिसाब से लगती है, अरे लगती है नहीं लगती है। और जब वो घूमता है, अरे घूमेगा भी ना यार, तो घूमेगा तो रेडियस बनाएगा एम वी बाई क्यू बी का। कितने का? मान ले सबकी वेलोसिटी सेम, मान ले सबकी, और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम, तो आर किस पे डिपेंड कर रहा है? एम बाई क्यू पे। कितने पे? पर ध्यान से देख, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा था? क्यू बाई एम पे। क्या उल्टे पे डिपेंड कर रहा है? क्या उल्टे पे डिपेंड कर रहा है? अरे हाँ ना तो बोल। ओ हो, अगर तू ध्यान से देख तो वेलोसिटी ऊपर, फील्ड अंदर, तो वी क्रॉस बी कर, वी क्रॉस बी। क्या थंब इधर, थंब इधर। तो जो प्लस वाले हैं क्या वो इस साइड जाएंगे, पर माइनस वाले क्या इस साइड जाएंगे? तो जाए नहीं। और सीधा कौन जाएगा? वेरी गुड, तुझे आया ही नहीं। यहाँ कौन से जाएंगे? प्लस वाले, और यहाँ कौन से जाएंगे? तुझे आया नहीं आया? तेरे सामने क्या सवाल आए तो कर सकता है, कोई रॉकेट साइंस इसमें। अच्छा, अब इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी आती है, पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा होती है, आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, ये वो कल पढ़ लेंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस है, पर कहते को ये समझ आया, यानी जो भी कुछ कुछ होना है वो इस फॉर्म में होना है। ये पहली स्टेप। ये कौन सी कि क्या क्या निकल रहा है भाई, कि बीटा माइनस में 90 न्यूट्रॉन, बीटा प्लस में न्यूट्रॉन, कुछ भी है, आगे बढ़ेंगे। ये पार्टिकल्स निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, बेसिक मतलब क्या है, और फिर दूसरी स्टडी क्या है, कितने देर के बाद होता है ये सब। क्या क्लियर हो गई बात? पक्का समझ आया? ये नहीं पता चला? सिंपल, वेरी